हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपसागर ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इसके पहले के वीडियोस में हमने सीखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो आज देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बच्चे, अगर देखा जाए यूटिलिटी तो दो कंसेप्ट को हमें समझना है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने बार बार आपको समझाया है कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ बच्चों? टोटल यूटिलिटी ए एग्रीगेट है, एग्रीगेट ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। देखिएगा, TU इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ MU। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ लीजिए, एक बास्केट है, एक टोकरी है, और उस टोकरी के अंदर 10 एप्पल रखे हुए हैं। आपने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया। फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने के बाद कुछ सेटिस्फैक्शन आपको मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो वो क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद आपने तुरंत, जैसे ही फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, तुरंत सेकेंड एप्पल कंज्यूम किया, तो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा, लेकिन फर्स्ट एप्पल के कंपैरिजन में कम मिला होगा सेटिस्फैक्शन। इसलिए वो सेकेंड वाला एप्पल कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज कीजिए, फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने के बाद मान के चलते हैं सेटिस्फैक्शन जो मिला 10 यूनिट्स मिला। सेकेंड एप्पल जैसे ही तुरंत कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 8 यूनिट्स मिला। जैसे ही थर्ड एप्पल कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 6 यूनिट्स। तो आप देख रहे हो कि ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होते जा रही है? डिक्रीज होते जा रही है एज वी कंज्यूम द सक्सेसिव यूनिट्स। अच्छा, लेकिन अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा। मतलब 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 24। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा टोटल यूटिलिटी क्या है, तो मैं बोलूँगा 24 यूनिट्स। और ये भी आपको समझना है कि जब आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो वो होमोजीनस होना चाहिए, उसके शेप, साइज, कलर, टेस्ट, हर चीज़ें सेम होनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना ऐसा है। तो सेटिस्फैक्शन क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाती है। अगर कोई मुझसे पूछे फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने के बाद आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिला, तो 10 यूनिट्स। सेकेंड एप्पल कंज्यूम करने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 8 यूनिट्स। थर्ड एप्पल कंज्यूम करने के बाद 6 यूनिट्स। तो इस तरीके से 10, 8, 6 ये सब क्या हो गया बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ? ये सारे मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दिया। TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिएगा बच्चों, क्या है टोटल यूटिलिटी? तो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू, टोटल यूटिलिटी मीन्स द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। ऑल यूनिट्स मान के चलिए, यहाँ पे 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी डिराइव हुआ, जो सेटिस्फैक्शन मिला, उसे हम लोग क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चों? इट रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10 यूनिट्स का। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, जैसे ही एडिशनल मतलब जैसे ही सेकंड एप्पल को कंज्यूम किया, फिर सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 8 यूनिट्स। फिर एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया थर्ड एप्पल, तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 6 यूनिट्स। सो द सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सो बच्चों, ये था कंसेप्ट किसका? टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों, इस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग टेबल, शेड्यूल जिसे कहते हैं, और इसे ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे।
अब इस शेड्यूल को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बास्केट है और उस बास्केट में 10 एप्पल्स रखे गए हैं, लेकिन वो जो 10 एप्पल्स का स्टॉक है उसके शेप, साइज, कलर, टेस्ट सारी चीजें सेम हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, आपको मानना है ऐसा है। तो आपको जोर की भूख लगी है मान लीजिए, तो जैसे ही आप फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम करोगे यू विल गेट सेटिस्फैक्शन, और वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो फर्स्ट एप्पल है, फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला हमें वो 10 यूनिट्स का मिला। अगर हम फर्स्ट एप्पल पे ही अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देते हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? यस, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वही क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। तो मैं कह सकता हूं कि इन द बिगिनिंग टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर सेम। लेकिन यहीं पे चीजें स्टॉप नहीं हुई। सेकेंड एप्पल को कंज्यूम किया तो जितना सेटिस्फैक्शन आपको फर्स्ट एप्पल में मिला होगा, क्या सेकेंड एप्पल में उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। मतलब 10 से कितना हो गया? 8। मतलब सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। और अगर मैं टोटल करना चाहूं तो 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहां पे भी कहानी खत्म नहीं हुई। थर्ड एप्पल को कंज्यूम किया, जोर की भूख लगी है, तो जैसे ही थर्ड एप्पल को कंज्यूम किया, ये हम सपोज करते हैं कि हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला होगा वो 6 यूनिट्स का मिला होगा। तो 18 + 6 मतलब टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? 24। फिर थर्ड एप्पल कंज्यूम करने के बाद हमने फोर्थ एप्पल का कंजम्पशन स्टार्ट किया। भाई अब क्या होगा? धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। हम लोग मान के चलते हैं यहां पे भी सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा? 4। मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो गई। अब टोटल यूटिलिटी देखें तो कितना होगा? 24 + 4 इट विल बी 28। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ एप्पल। फोर्थ एप्पल तक ही बंद नहीं हुआ, फिफ्थ एप्पल को कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 4 से कितनी होगा जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 28 + 2 कितना होगा? 30। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यस, मार्जिनल यूटिलिटी 2, तो यहां पे हो जाएगा 30। सिक्स्थ एप्पल कंज्यूम किया, सिक्स्थ एप्पल कंज्यूम करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला और यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0। तो 30 + 0 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। लेकिन अगर जबरदस्ती सेवेंथ एप्पल का कंजम्पशन स्टार्ट किया तो क्या होने वाला है? भाई हमें डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें डिसयूटिलिटी मिलेगा, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? -2। तो टोटल यूटिलिटी की अगर बात करें तो 30 - 2 कितना हो जाएगा? 28। तो इस टेबल के जरिए आप क्या समझ सकते हैं? टेबल के जरिए हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एज वी आर कंज्यूमिंग द सक्सेसिव यूनिट्स, marginal utility goes on decreasing. Marginal utility goes on decreasing. See 10, 8, 6, 4, 2, 0, and then we have -2 also. So marginal utility can be positive, can be 0, can be negative also. तो marginal utility पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों हो सकता है। अगर हम लोग टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं बच्चों, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज। टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए 10, 18, 24, 28, 30। सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मतलब जरा समझिए। अगर मैं यहां पे बात करूं तो कितने का डिफरेंस है? 8 का। ये दोनों की बात करूं तो कितने का डिफरेंस है इसमें? 6 का। इसकी बात करूं तो कितने का डिफरेंस है? 4 का। आप क्या देख रहे हो? जो इंक्रीज हो रहा है टोटल यूटिलिटी वो कांस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। पहले 8 है, फिर 6 है, 6 के बाद 4 है। क्या हो रहा है? इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। बच्चों टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट and it increases up to the certain limit. After that it starts decreasing. अगर आप देखिए यहां पे 30 के बाद क्या हो गया? 28 हो गया।
So total utility increases, it increases at the maximum value, it remains constant and after that it starts decreasing. अगर ये सारे जो वैल्यूज हैं, इस वैल्यूज को अगर हम लोग प्लॉट करें, इस पॉइंट को प्लॉट करें और लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। बच्चे ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो कर्व दिख रही है, इस कर्व को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अगर आप शुरुआत देखिए यहां पे तो मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी रिमेन सेम इन द बिगनिंग। आप यहां पे भी देख सकते हैं 10 10। सो मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी रिमेन सेम इन द बिगनिंग। आफ्टर दैट एज वी कंज्यूम द सक्सेसिव यूनिट, marginal utility goes on decreasing. Marginal utility curve slopes downward from left to right. इसका मतलब क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है एज वी कंज्यूम द सक्सेसिव यूनिट्स। अब टोटल यूटिलिटी को हम लोग देखते हैं। टोटल यूटिलिटी इट इंक्रीजेस, बट इट इंक्रीजेस up to certain limit, it remain constant, that is the maximum value which is called as point of satiety. The meaning of point of satiety is a maximum satisfaction. After that it starts decreasing, it means it brings about disutility. So total utility values always remain positive, but in case of marginal utility we have positive value, we have zero, we have negative also. हम लोगों ने पॉइंट को प्लॉट किया है 10, फर्स्ट एप्पल है, फर्स्ट एप्पल के लिए मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, सेकंड के लिए क्या है 8 है, थर्ड के लिए क्या है 6, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए मार्जिनल यूटिलिटी 2, सिक्स्थ के लिए 0 और सेवेंथ के लिए -2। और उस सारे पॉइंट को हमने क्या कर दिया, उससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये जो लाइन आई इसे हम लोग क्या कहें, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी देखें अगर तो टोटल यूटिलिटी क्या है, पहला 10 इन द बिगनिंग, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन सेम। उसके बाद है 18, देखिए सेकंड के लिए 18, थर्ड के लिए 24, थर्ड के लिए क्या बचा 24, फोर्थ के लिए क्या है 28, फिफ्थ के लिए क्या है 30, सिक्स्थ के लिए भी क्या है 30 और सेवेंथ के लिए क्या आ गया बच्चे 28। सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस up to the certain limit, it remains constant, after that it starts decreasing. My dear, this is all about the relationship between total utility and marginal utility. बच्चों इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशन और एक्सेप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, द सेटिस्फैक्शन विच कंज्यूमर डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट। तो ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जब सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है, इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले थे वो कौन थे? It was first proposed by प्रोफेसर गॉसन। प्रोफेसर गॉसन ने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस कंसेप्ट को प्रपोज किया और इसके बाद इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में बताया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। और उन्होंने अपने बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुआ ईयर 1890 को। इस बुक में उन्होंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बड़े डिटेल में बताया। बच्चों डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? देखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट कहने का मतलब यहां पे क्या है? इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, शेप, साइज, कलर, टेस्ट, जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। बट इन रियलिटी डजंट हैपन, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। बट यू हैव टू अज्यूम, आपको ये मानना पड़ेगा। क्यों?
DMU को फॉलो करने के लिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई कर सको, इसलिए आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट, शेप, साइज, कलर, टेस्ट, ऑल द थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड नॉट चेंज। तो बच्चों क्या है जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स from a given increase in the stock of a thing diminishes मतलब decreases with every increase in the stock that he already has। स्टॉक में जितने भी एप्पल रखे हुए हैं, जैसे जैसे उस स्टॉक में रखे गए एप्पल को कंज्यूम करेंगे, our satisfaction decreases, diminishes। This is what my dear law of DMU। अब हम लोग बढ़ते हैं assumption और exception की ओर। नॉर्मली एग्जाम में पूछता कैसे है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशन और राइट द लॉ ऑफ डीएमयू विथ एक्सेप्शन। तो आपको लॉ ऑफ डीएमयू लिखना है, फिर अगर अजम्पशन पूछा है तो अजम्पशन लिखिए, एक्सेप्शन पूछा है तो एक्सेप्शन लिखिए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अजम्पशन को। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशन की ओर। लॉ ऑफ डीएमयू का जो अजम्पशन है, मैंने उसका शॉर्टकट लिखा है, HSC रिजल्ट डेट आ गया है। HSC रिजल्ट डेट आ गया है। बच्चों देखिए आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, रिजल्ट आया है क्या? नहीं, अज्यूम करो कि HSC रिजल्ट डेट आ गया है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अजम्पशन। बच्चों ये अजम्पशन बताता है कि लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई करने के लिए कौन सी चीज़ों को हमें कांस्टेंट मानना है, कौन सी चीज़ों को अज्यूम करना है कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब H से एक पॉइंट है, S से पॉइंट है, C से 3 पॉइंट है, R से 2 पॉइंट्स है, D से पॉइंट है। तो बच्चों शॉर्टकट क्या है? HSC रिजल्ट डेट आ गया है। अब H से जो पॉइंट है बच्चों आप देखेंगे, H से पॉइंट है होमोजेनिटी। H से पॉइंट क्या है? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है? होमोजेनिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल। द प्रोडक्ट और द कमोडिटी विच इज कंज्यूम्ड शुड बी होमोजेनस। होमोजेनस मीन्स दे शुड बी आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एटसेट्रा। बच्चे मान लीजिए कि हम एप्पल ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो एप्पल का शेप, कलर, साइज, टेस्ट ये सब सेम होना चाहिए। लेकिन क्या रियलिटी में सारे एप्पल के शेप, साइज, कलर, टेस्ट सेम होते हैं? नहीं। उसी तरीके से हम अगर पानी पूरी की बात करें, पानी पूरी, तो क्या सारे पानी पूरी का जो शेप होता है, साइज होता है, कलर, टेस्ट क्या सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको ये मानना है, आपको ये अज्यूम करना है कि हाँ उनके शेप, साइज, कलर, टेस्ट सारे सेम है, तभी तो लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे, सेटिस्फैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट एप्पल आपने जो कंज्यूम किया था उसका साइज बहुत छोटा था और सेकेंड वाला कंज्यूम किया उससे थोड़ा बड़ा था, तो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सेकेंड वाले से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा था, फर्स्ट वाला एप्पल तो कुछ नहीं था। ऐसा भी मान लीजिए पहला जो एप्पल खाया उतना टेस्टी नहीं था, सेकेंड वाला जो एप्पल आपने खाया वो बहुत टेस्टी था, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा सेकेंड एप्पल को कंज्यूम करके वो ज्यादा होगा। तो क्या लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हुआ यहां पे? नहीं हुआ। तो बच्चों यही हम लोग को सपोज करना, अज्यूम करना है कि अगर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करना है तो उस प्रोडक्ट का साइज, शेप, कलर और टेस्ट सेम होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है एस से। एस से पॉइंट है बच्चों सिंगल यूज। अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि जो प्रोडक्ट या जो कमोडिटी आप यूज कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो वो अपने सिंगल वांट को ही सेटिस्फाई करता है, सिंगल वांट को सेटिस्फाई करता है। लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए, कुछ एग्जांपल है हमारे सामने, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिंगल वांट को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल नहीं।
भाई इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबलाइट चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलता है, एसी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलते हैं। बच्चों हमारे ढेर सारे वांट को सेटिस्फाई करता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पानी है, पानी भी हमारे ढेर सारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है? पानी का क्या सिर्फ एक ही जगह पे यूज है? नहीं। उसी तरीके से क्या मिल्क हमारे सिंगल वांट को सेटिस्फाई करता है? नहीं। मिल्क से घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, है ना, मिल्क से दही बनता है, तरह तरह की चीजें बनती है। तो मिल्क तो हमारे ढेर सारे वांट्स को सेटिस्फाई किया ना। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल जी का कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको यही मानना है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके सिर्फ सिंगल वांट को ही सेटिस्फाई करेगा। अगर डीएमयू को फॉलो करना है तो, डीएमयू को अप्लाई करना है तो बच्चे दिस लॉ अज्यूम्स दैट द प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, बट इन रियलिटी इट डजंट हैपन। नेक्स्ट है सी से एक्चुअली 3 पॉइंट है। सबसे पहला है कार्डिनल मेजरमेंट। बच्चों अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, और यूटिलिटी इज ए कार्डिनल मतलब नंबर्स। सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर किया जा सकता है ताकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या ऑपरेशन किया जा सके, कंपेयर किया जा सके किसी दूसरे प्रोडक्ट से। जैसे डांस कंपटीशन हो रहा है, तो डांस कंपटीशन में क्या ऐसा हम लोग बोलते हैं क्या 8 नंबर वाला सेटिस्फैक्शन मिला है, क्या 9 नंबर वाला सेटिस्फैक्शन मिला है? नहीं, हम लोग बोलते हैं अरे यार बहुत अच्छा डांस किया है, मजा आ गया। लेकिन अगर किसी और कंटेस्टेंट से उसे कंपेयर करना है तो हमें तो नंबर यूज करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में नंबर यूज नहीं कर सकते। मम्मी जब खाना बनाती है, खाना बहुत टेस्टी बना तो हम लोग ऐसा बोलते हैं मम्मी क्या खाना बनाया, मजा आ गया। क्या ऐसा बोलते हैं हम लोग 7 नंबर का खाना बनाया? नहीं, हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि आपको नंबर में इसे रिप्रेजेंट करना है। क्यों? ताकि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सको, ताकि आप एक प्रोडक्ट का दूसरे से क्या कर सको, जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उससे कंपेयर कर सको। आई होप बच्चों आप लोगों को जरूर समझ रहा है। नेक्स्ट सी से पॉइंट है, सी से एक्चुअली 3 पॉइंट है। सी से पॉइंट है बेटा कंटिन्यूटी। सी से पॉइंट क्या है? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ कि द कमोडिटी विच आर कंज्यूम्ड शुड बी कंज्यूम्ड इन सक्सेसिव मैनर, कंटिन्यूअस, लगातार। देयर शुड नॉट बी एनी टाइम इंटरवल। मान लो गुलाब जामुन आपने कंज्यूम किया, तो गुलाब जामुन खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिला, मजा आ गया। लेकिन आपने दूसरा जो पीस था गुलाब जामुन का, वो आपने 4 घंटे के बाद खाया, टाइम इंटरवल आ गया ना। तो क्या वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो पहले? यस, वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन डीएमयू क्या बोलता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है कमोडिटी का यूज करने के बाद वो डिक्रीज होता जाता है। लेकिन अगर टाइम इंटरवल हुआ तो क्या वो लॉ अप्लीकेबल होगा? नहीं। तो अल्फ्रेड मार्शल का कहना यह है कि कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन, वन आफ्टर अनदर, देयर शुड नॉट बी एनी टाइम इंटरवल। नेक्स्ट सी से पॉइंट है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स शुड नॉट चेंज, कोई उसमें परिवर्तन ना हो। क्या चीज में परिवर्तन ना हो? उस कंज्यूमर के इनकम में, उसके टेस्ट में, हैबिट्स में, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक। लेकिन ये बताइए क्या जो चॉइस आज मुझे है 10 साल के बाद भी वही चीजें होगी? नहीं। 2 साल के बाद होगी? नहीं। जो चीजें मुझे आज टेस्टी लग रही है, क्या 2 साल के बाद, 1 साल के बाद वो टेस्टी लगेगी या कुछ और चीजें मुझे पसंद आने लगेंगी? क्या जो मेरा इनकम आज है क्या वही इनकम आगे भी होगा? नहीं, चेंज होगा। जो मेरी पसंद आज है क्या वो हमेशा वही रहेगी? क्या उसमें परिवर्तन नहीं होगा? होगा। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि अगर वो सब चीजों में परिवर्तन हुआ तो भैया ये लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा ही नहीं।
तो लॉ ऑफ डीएमयू को अप्लाई करना है ना, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तभी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, रेशनलिटी। रेशनलिटी का मतलब होता है नॉर्मल। द कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल, हिज बिहेवियर शुड बी नॉर्मल। तो क्यों नॉर्मल होना चाहिए उसका बिहेवियर? ताकि जो भी वो प्रोडक्ट यूज करे, कंज्यूम करे, उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अभी मान के चलिए कोई अल्कोहलिक पर्सन है, तो अल्कोहलिक पर्सन की अगर बात करें तो हम लोग उसके वो रेशनल पर्सन नहीं बोल सकते, वो इरेशनल पर्सन है, एबनॉर्मल है। क्योंकि अब उसे जब हम लोग पहले छोटा सा पैक बना के देंगे ग्लास में, वो कंज्यूम करेगा, फिर उसको पूरा ग्लास भर के चाहिए और मजा आएगा, उसके बाद वो एक बोतल मांगेगा और मजा आएगा, फिर उसके बाद वो 4 बोतल बोलेगा। क्या बोलेगा? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, उसे और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो क्या यहां पे उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो रहा है? नहीं, उसका सेटिस्फैक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो क्या लॉ ऑफ डीएमयू वहां पे अप्लाई हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अल्फ्रेड मार्शल का कहना यह है कि अगर लॉ ऑफ डीएमयू को अप्लाई करना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ये अज्यूम करना पड़ेगा कि द कंज्यूमर शुड बी rational. So consumers behavior should be normal. Consumers behavior should be normal. यहां पे क्या होगा बच्चे? Consumers behavior should be normal to get maximum satisfaction. कंज्यूमर का बिहेवियर नॉर्मल होगा तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। नेक्स्ट है रीजनेबिलिटी। बच्चों, चाय आप क्या बाल्टी में पीते हैं? अ बकेट ऑफ टी? नहीं भाई, अ कप ऑफ टी बोलते हैं। मुझे ये बताइए, क्या अ ड्रम ऑफ वाटर? नहीं, अ ग्लास ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज, है ना। कमोडिटी कंज्यूम शुड बी ऑफ नॉर्मल साइज। ये जो कमोडिटी होगा, प्रोडक्ट होगा, जो वस्तु होगी, न तो बहुत बड़ा होना चाहिए, न तो बहुत छोटा होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। तभी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो पाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, डी से पॉइंट है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कहने का मतलब होता है कि जो भी कमोडिटी, जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, वो प्रोडक्ट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं वाटरमेलन की बात करूं, कलिंगड़ की बात करूं, तो वाटरमेलन तरबूज की बात कर रहा हूं, तो क्या हम लोग तरबूज ऐसे ही खाएंगे? नहीं। तरबूज के केस में कैसा है, उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसे कंज्यूम किया जा सकता है। तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, वो प्रोडक्ट डिविजिबल होना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तभी हम उसे छोटे छोटे क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू के लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं अजम्पशन है, और ये अजम्पशन के पॉइंट्स है होमोजेनिटी, सिंगल बॉन्ड, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रेशनलिटी, रीजनेबिलिटी, डिविजिबिलिटी। तो बच्चों, हमने कंप्लीट किया अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चों, जब आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशन, तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है वो आपको लिखना है, उसके बाद अजम्पशन लिखना है। लेकिन उस लॉ ऑफ डीएमयू को शेड्यूल और डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। शेड्यूल देखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तो हमने वहाँ पे देखा था कि कुछ स्टॉक था एप्पल का, जब फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया तो जो सेटिस्फैक्शन मिला था वो 10 यूनिट्स का मिला था। सेकेंड एप्पल कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन 8 यूनिट्स का मिला।
थर्ड एप्पल कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन और कम हुआ, फोर्थ कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन और कम हुआ, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन और कम हुआ, सिक्स खाया जो है सेटिस्फैक्शन 0 हो गया, सेवेंथ के बाद सेटिस्फैक्शन माइनस में आ गया। तो अगर इस टेबल को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाता है। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी कंज्यूम एनीथिंग इन कंटिन्यूअस मैनर, और जब उसके शेप साइज कलर टेस्ट सेम होते हैं तो सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव। अब इस टेबल के जो पॉइंट्स है इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके से है। एक्स एक्सिस पे हम लोग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग एमयू लेंगे, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों फर्स्ट एप्पल के लिए, फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फैक्शन 10, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 6, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए 2, सिक्स्थ के लिए 0, और सेवेंथ यूनिट जैसे ही कंज्यूम किया तो हमें क्या होने लगा, डिससेटिस्फैक्शन, डिसयूटिलिटी। तो इस कर्व को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस कर्व इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो, 6 यूनिट की बात करें तो 6 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व टच दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करता है, और वहां पे देखा गया कि 6 यूनिट पे जो कंजम्पशन करने के बाद सेटिस्फैक्शन है वो 0 है। एज वी मूव फर्दर, जैसे ही 7th यूनिट को कंज्यूम करते हैं, this marginal utility intersect the x-axis and it brings disutility, it goes in negative side। मतलब ये हुआ कि it brings dissatisfaction। So बच्चे, this is all about the schedule and the diagram। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। मैंने इसका शॉर्टकट दिया है, हिम्मत वाला मूवी एपी में चली। मतलब एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जो डीएमयू को फॉलो ना करे। हमने बार बार सीखा है डीएमयू का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होता जाता है। तो हिम्मत वाला मूवी के केस में क्या है, उसका एक्सेप्शनल केस है कि पूरे इंडिया में नहीं चली हो, सिर्फ एपी में चली। एपी मतलब आंध्र प्रदेश में चली। तो बच्चों एच से पॉइंट है, एम से 2 पॉइंट है, ए से पॉइंट है, पी से पॉइंट है। अब हम लोग बात करते हैं एच से। तो एच से है हॉबीज। बच्चों हॉबीज का मतलब होता है शौक। तो ये जो हॉबीज है ना, ये लॉ ऑफ डीएमयू को फॉलो नहीं करता। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉ ऑफ डीएमयू। क्योंकि हॉबीज के केस में क्या है कि जैसे जैसे हम लोग कोई चीज़ है, जैसे हम लोग बात करें कि कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद होता है, तो उनके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग होगा उनका सेटिस्फैक्शन और बढ़ता जाएगा। कुछ लोगों की बात करें, एक्टर और एक्ट्रेस के फ़ोटो को कलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर या किसी एक्ट्रेस के फ़ोटो उनके पास आएंगे उनका सेटिस्फैक्शन और बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो प्लेयर्स के फ़ोटो रखने के शौकीन होते हैं, तो जितने अलग अलग फ़ोटोज़ प्लेयर्स के उनके पास आएंगे उनका सेटिस्फैक्शन और बढ़ता जाएगा। जबकि लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि सेटिस्फैक्शन अपना क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, मतलब ये लॉ ऑफ डीएमयू को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया हॉबीज़। तो हॉबीज़ में देखिए वेरियस कॉइन्स, बहुत से लोगों को सिक्के रखने का होता है, अलग अलग रेयर कॉइन्स रखते हैं, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग, तो ये सब के लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू, लॉ इनके लिए सही नहीं है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं।
हम लोग बात करते हैं माइजर की। माइजर का मतलब होता है कंजूस। अगर हम लोग माइजर की बात करें तो एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, मतलब हर एक रुपीस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, अगर हम लोग माइजर की बात करते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी। जैसे जैसे उनके पास मनी का स्टॉक बढ़ता जाएगा, क्या होगा, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी न कि कम होगी। तो ये भी डीएमयू को फॉलो नहीं किया। थर्ड पॉइंट है बच्चा मनी। मनी की अगर बात करें, क्योंकि एम से 2 पॉइंट था ना, तो एक एम से माइजर हो गया और नेक्स्ट वाला एम से क्या हो जाएगा, मनी। इतना याद रखिए कि कभी भी मनी का मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं हो सकता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। अगर किसी के पास पैसे होता तो वो क्या चाहता है कि उसके पास और ज्यादा पैसे आए, तो उनका सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता बल्कि क्या होता है, बढ़ता है। सो इट इंक्रीजेस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हेन स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्शन। बच्चे एडिक्शन का मतलब होता है हैबिट, लत लग जाना, आदत लग जाना। देखिए ना, बहुत से लोग बोलते हैं अब तो आदत सी हो गई है, लत लग गई, मुझे पीने का शौक नहीं। बच्चों अगर हम लोग बात करें ड्रंकर्ड की, तो ड्रंकर्ड के केस में मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा बल्कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा वो अल्कोहल को कंज्यूम करेगा उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन क्या ड्रंकर्ड के केस में पॉसिबल है? नहीं। सो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ड्रंकर्ड को मिलेगा क्या होगा, वो बढ़ेगा न कि कम होगा। लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है पावर। बच्चे आप लोगों को मालूम ही है कि पहले जो राजा महाराजा होते थे, किंग होते थे, वो अपने आसपास के एरिया पर अटैक करते थे और उसे अपने कब्जे में ले लेते थे। उन्हें क्या लगता था, अगर वो मेरे कब्जे में आएगा तो मेरा पावर और बढ़ेगा, मतलब मुझे और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो पावर के केस में क्या हो रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा वो पावर एक्वायर कर रहा है, उसका लस्ट, उसका लालच और बढ़ता जा रहा है पावर के लिए। तो यहां पे भी ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर उसे चाहिए रहता है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम लोग एग्जाम्पल जो है कॉरपोरेटर का ले सकते हैं, नगर सेवक। तो जो नगर सेवक होता है, कॉरपोरेटर होता है, उसका पावर एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं एमएलए बन जाऊं ताकि उसका पावर और बढ़ जाए, उसे और सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो चाहता है कि मैं एमपी बन जाऊं, उसका पावर और बढ़ेगा, उसका दायरा और बढ़ेगा। वो चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो क्या होगा, पावर और बढ़ गया, तो उसे सेटिस्फैक्शन और ज्यादा मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पावर के केस में उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है, न कि सेटिस्फैक्शन कम होता है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll meet in the next video.